बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। कोरोना की जो सूरत हाल है, बढ़ती हुई अमवात गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान तकरीबन 280 से ज़ायद अफराद जो है वो मौत का शिकार हुए हैं। आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। साथ ही साथ स्टेट बैंक की जानिब से भी एक तफसीली रिपोर्ट जारी की गई, और जो रिपोर्ट है वो खासी हॉरिबल किस्म की है। जो उसके फैक्ट्स एंड फिगर हैं और जिस हवाले से जो उसमें जो प्रेडिक्शंस की गई हैं वो भी इस तरीके की हैं कि वो कोई हौसला अफजा चीज़ें नहीं हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि ये जो पूरी सूरत हाल पैदा हुई है कोरोना की वजह से, उसके जो मुल्क की मईशत है उस पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए हैं। इन्वेस्टमेंट मुतासिर हुई है, जो टैक्स कलेक्शन थी जिसका जिक्र ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने भी किया अपनी गुफ्तगू के दौरान कि 30% वो इफ़ेक्ट हुआ है, वो रिकवरी मुतासिर हुई है। कारोबार मुतासिर हुआ है, जो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मुतासिर हुई हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट कहती है कि कई कंपनीज़ ऐसी हैं जो बैंकक्रप्ट हो सकती हैं, वो दिवालिया होने के करीब हैं। जब ये कंपनीज़ बैंकक्रप्ट होंगी तो इसके असरात ये मुरतब होंगे कि साथ साथ जो बेरोज़गारी है उसमें बड़ी तादाद में इजाफ़ा होगा। जो बैंक्स हैं उसके ऊपर भी बर्डन पड़ेगा, वहाँ पे जो चीज़ें आती हैं वो बहुत शदीद तरह से मुतासिर होंगी। जो रुपए की कदर है उसमें मज़ीद कमी हो सकती है, मज़ीद रुपया गिर सकता है। इसका इंडिया भी जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है उसमें दिया गया। और साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर ने गुफ्तगू की उस इजलास के बाद, जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का, जिसमें जो फैसले हुए हैं वो कल वफाकी काबीना से उसकी मंजूरी ली जाएगी, उसमें क्या मामला हुआ कि वो यही है कि हफ्ता और इतवार 2 रोज़ लॉकडाउन रखेंगे, लेकिन कम व बेश हर चीज़ हमने खोल दी है और मज़ीद जो चीज़ें हैं उसमें खोलने के लिए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू में था कि अमवात भी बढ़ेंगी, कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि अब हमने कोरोना के साथ जीना है। लिहाजा अगर उसका मुख्तसरन जो लुब्बे लुबाब है, ये समराइज़ अगर हम उसको करें तो वो ये था कि सब कुछ होगा, कोरोना भी चलेगा, मगर अब हमने जो है वो कोरोना को एक साइड पर रख के अपने मामूलात ज़िंदगी चलाने हैं। ठीक है, लोगों ने मरना है तो वो तो मरेंगे, लोगों ने मुतासिर होना है तो वो मुतासिर होंगे। वो कहते हैं मैं इस किस्म का लॉकडाउन नहीं चाहता था, तो फिर किस किस्म का लॉकडाउन चाहते थे? सूबों ने अगर कोई चीज़ें की हैं तो फिर क्या सूबे और वफाक एक पेज पे नहीं थे? बहुत सारे सवालात हैं जो इमरान खान साहब की आज तकरीर ने उठा दिए हैं। एक अजीब सी कशमकश और कन्फ्यूजन की सूरत हाल में हमारी लीडरशिप भी और कौम भी सब नज़र आती है, और उसकी वजह हमारी सूरत हाल है, हमारी माशी सूरत हाल भी है, और ये जो नंबर्स जो आ रहे हैं ये भी हैं। तो हम कभी एक तरफ झुकाव देते हैं, कभी दूसरी तरफ देते हैं। अब आगे क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब डॉक्टर रमेश कुमार साहब। मुझे लाहौर से ज्वाइन करनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा शीज़ा फ़ातिमा साहिबा। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा ने ज्वाइन करना था, वो अब तक पहुंच नहीं सकी हैं, तो पीपल्स पार्टी का रिप्रेजेंटेशन भी इस दौरान में हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेंगे। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, इमरान खान साहब की आज की तकरीर, वो कोई क्लैरिटी आपको नज़र आई? ये कन्फ्यूजन कि जी ठीक है लोग भी मरने हैं, तादाद भी बढ़नी है, मगर कर क्या सकते हैं? जी आप अपना ख्याल ख़ुद रखें, बस हुकूमत यही कुछ कर सकती थी, हम मज़ीद लोगों को पैसे भी नहीं दे सकते हैं, मज़ीद बर्डन भी नहीं उठा सकते हैं। ये क्या है, मतलब हम किस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, किस सिचुएशन में? मैं तो ये कहूँगा कि रियलिस्टिक पोजीशन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का हमेशा मौक़िफ़ रहा है, और सोनेरी ख्वाब नहीं दिखाए गए हैं कि हम कोई आपके लिए कोई पहाड़ ऊपर से ज़मीन पे लेके आएंगे। और जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो हमारे वसाइल हैं, वो बताए गए हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब का पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि लॉकडाउन इलाज है, कि इस ट्रीटमेंट का है ये कि लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं हो, मगर उसके लिए 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, उससे ज़्यादा हम जो है वो नहीं जा सकते। और उस मौक़िफ़ को पहले सारी दुनिया जो है वो उसको तस्लीम नहीं, मगर आज सारी दुनिया तस्लीम कर रही है। कौन सा मुल्क है जहाँ पे आज भी कोविड लोकल ट्रांसमिट नहीं हो रहा है? हर काफी मुल्कों में लोकल ट्रांसमिट हो रहा है, मगर उसके बावजूद भी वो मुल्क पहले आपने देखा कि यूएई गया, लॉकडाउन खत्म किया, अब तो लंदन, अमेरिका, हर जगह पे स्कूलें खुल गई और इस तरीके से लॉकडाउन जो है वो खुलने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ, लेकिन वहाँ डॉक्टर रमेश साहब, वहाँ पहले सख्त लॉकडाउन भी तो हुआ, कोई 2 हफ्ता 3 हफ्ता, जब तक उन्होंने देखी कि चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्रोल करना था, तो उन्होंने वहाँ सख्ती भी की। हमारे यहाँ तो वो भी नहीं हुआ। देखिए, सख्त लॉकडाउन हो या एसओपीज के साथ लॉकडाउन नहीं हो,
दोनों चीजों को इम्प्लीमेंट कराना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। लीडर अपनी पॉलिसी देता है कि हमें इस तरीके से चलना चाहिए। लीडर ने ये बताया कि भाई हमें लॉकडाउन करना चाहिए, लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद एक थ्योरी बनाई गई चारों प्रोविंस से मिलके। मुझे ये बताएं कि आज मैं अभी लास्ट प्रोग्राम में जुबैर साहब मेरे साथ थे, मैंने उनको ये कहा कि हम अगर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करें, हम अगर रियलिस्टिक पोजीशन पे जाएं, आज अगर हुकूमत लॉकडाउन का फैसला करती है, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, लोग मानेंगे? चाहिए नहीं, बात नहीं मान सकती। अब लोग खुद घरों में बैठ के अब ऐसी पोजीशन में आ गए हैं, कुछ भूख बेरोजगार की वजह से, कुछ आइसोलेशन की वजह से लोग अब बिल्कुल नहीं मान रहे। लोगों को पता है कि हम रोजगार के बगैर तबाह हो जाएंगे, मुल्क तबाह होगा, लोग तबाह होंगे। इस वजह से अब हमें क्या करना है? अब हमें एसओपीज को फॉलो करना है। एसओपीज के लिए अवेयरनेस पैदा करनी है, एसओपीज के लिए पावर देना चाहिए पुलिस जब को। लोग कहने सुनने में नहीं है तो एसओपी पे कैसे मानेंगे लोग? अगर ये कहने सुनने पे होते हैं तो फिर ये सारी नौबत आती। देखिए, ये अगर एसओपीज के ऊपर नहीं मानेंगे तो आप यही बात करेंगे कि लोगों ने लॉकडाउन सख्त क्यों नहीं हुआ। लॉकडाउन सख्त के लिए जब रेंजर्स पुलिस खड़ी की, गाड़ियों को रोका सिंध के अंदर चाहे पंजाब के अंदर, तो क्रिटिसाइज हुआ कि भाई इस तरीके से, मगर फिर भी लॉकडाउन को बहुत ज्यादा मैनेज किया गया। पाकिस्तान के अंदर जहां पे इतना इलेक्ट्रिसिटी हो, 2-2.5 करोड़ बच्चे जहां पे एजुकेशन से बाहर हो, आप देखें कि घरों में जहालत कितनी है। जो हर चीज 10 बच्चे पैदा करते हैं तो कहते हैं खुदा की नेमत है। जो बीमारी से किसी के बोलते हैं खुदा की, बाबा खुदा की मर्जी जरूर होती है, मगर आदमी को खुदा ने दिमाग भी दिया है कि हमें दिमाग के साथ सोच के आगे बढ़ना चाहिए। तो वहां पे हमें गवर्नमेंट को इनेक्शन होना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इनेक्शन नहीं रही, अवेयरनेस नहीं की, तो ये जो फ्री माहौल है ये मुल्क के अंदर तबाहकारी बना सकता है। ठीक डॉक्टर साहब, हर चीज के मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखना चाहिए। क्या यह लॉकडाउन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और लॉकडाउन से हमारा क्या नुकसान है। लॉकडाउन नहीं करते हैं और विद एसओपीज को फॉलो करते हैं तो हमारी पोजीशन क्या है, सारी चीजों को तोल के और फिर डिसीजन किया जाता है। ठीक डॉक्टर साहब, आगे चौधरी मंजूर साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने जो गुफ्तगू की है, कोई आपको नजर आया कि उसके अंदर कोई रोड मैप है, कोई चीजें है? कंफ्यूजन एक ओवरऑल है जो शुरू से लेके आज तक नजर आ रही है, आज भी वो बरकरार है इस नहज पे, जब हमारे केसेस और पेशेंट जो हैं वो उनकी तादाद कहीं से कहीं पहुंच गई है? देखिए, मेरा ख्याल में वो जो बात पहले दिन से कर रहे थे वो उसी पे खड़े हैं, और वो लॉकडाउन के हक में नहीं है। ये दो किस्म के दुनिया में हुक्मरान। जी चौधरी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। इशिज़ा, यही सवाल अगर मैं आपकी तरफ ले जाऊं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की आज की गुफ्तगू, कोई क्लैरिटी आपको नज़र आती है कि जी क्लैरिटी है कि नहीं जी ठीक है, इस हद तक तो क्लैरिटी है कि अब हमने लॉकडाउन नहीं करना, हमने अपनी ज़िंदगी का जो पहिया है उसको उसी तरीके से चलाना है? चलें, एक साइड तो होगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क्लैरिटी सिर्फ ये है कि पहले दिन से आज तक वज़ीर आज़म साहब की किसी भी तकरीर में, किसी भी खिताब में आपको कोई भी एक रोड मैप, कोई स्ट्रैटेजी, कोई विजन किसी चीज़ का, चाहे वो फाइनेंशियल आपकी थी, इकोनॉमिक कोई स्ट्रैटेजी थी, या आपकी कोई मेडिकल रिस्पॉन्स की स्ट्रैटेजी थी, कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी, कोई प्रिवेंशन की स्ट्रैटेजी, किसी लॉकडाउन की कोई प्री लॉकडाउन स्ट्रैटेजी होती है, ड्यूरिंग लॉकडाउन आपने करना क्या है वो स्ट्रैटेजी होती है, लॉकडाउन खोलना कैसे है। आज तक अगर आपको, आप तो न्यूट्रल हैं, अगर आपको कोई नज़र आई है स्ट्रैटेजी तो आप मुझे बता दें। आप यकीन करें, मैंने आज का खिताब नहीं सुना क्योंकि मुझे यकीन था कि वही बातें होंगी और वही बातें हुई हैं। देखिए, बात यह है कि लॉकडाउन, पहले तो इनको समझना पड़ेगा कि लॉकडाउन है क्या। मेरे ख्याल से तो वज़ीर आज़म भी जो पहले कोई 4 खिताब उन्होंने अपने लॉकडाउन कर्फ्यू में कंपेयर करते हुए गुजार दिए, उनको समझ में नहीं आया कि लॉकडाउन क्या है, और फिर आज आके वो कहते हैं जो लॉकडाउन मैं करना चाहता था वो मैं कर नहीं पाया क्योंकि सूबों ने, अब सूबों में भी 3 सूबों में उनकी अपनी जो है वो है हुकूमत है, तो फिर खुदा जाने कि वो क्या चाहते थे जो वो नहीं कर पाए और वो क्यों नहीं कर पाए। अब अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं, अगर वो इतने हेल्पलेस हैं इस सिचुएशन के अंदर, तो फिर लोगों का तो फिर अल्लाह के हवाले हैं लोग, मेरा ख्याल है। लेकिन बात यह, लॉकडाउन का मकसद ये होता है,
अब इस सारे के बीच में कुछ गुजरात के भी आप कमेंट सुनेंगे जो कहेंगे न्यूयॉर्क हमें फॉलो कर रहा है, लंदन हमें फॉलो कर रहा है। वो गवर्नर साहब कहते हैं ये फैशन है, चूंकि लंदन में हो गया, चूंकि न्यूयॉर्क में हो गया, लिहाजा हमारे यहाँ भी होना चाहिए। एग्जैक्टली और अब जो हमने स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया है तो अब न्यूयॉर्क हमें कॉपी कर रहा है। तो मतलब इस किस्म की अहमकाना बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं और ये अहमकाना, ये क्रिमिनली अहमकाना है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लोगों की जान जा रही है। लॉकडाउन जो है उसका मकसद ये था, आपकी प्री लॉकडाउन स्ट्रैटेजी होती, आप इतने दिन लॉकडाउन करेंगे, आयरन कर्टन लॉकडाउन करते आप उस लॉकडाउन में कुछ करते तो सही, यू सैट लाइक अ डक इन दैट लॉकडाउन। आप उस लॉकडाउन के अंदर अपनी बीफ अप कर, आपने मेडिकल फैसिलिटीज बीफ अप करनी थी, आपने जो लोग उस टाइम पे थोड़े इन्फेक्टेड थे आपने उन लोगों को जो है वो आपने ट्रेस करना था, उन लोकेलिटीज को ट्रेस करके जीपीएस मॉनिटरिंग करते, आइसोलेट करते और लॉकडाउन एरिया वाइज आहिस्ता आहिस्ता खोलते जाते। आप 2 हफ्ते, एक तो पहली बात तो ये है कि आप लॉकडाउन किया ही नहीं, फिर आप लोगों को कहते रहे मैं करना नहीं चाहता। जब जो भी लॉकडाउन हुआ एक दिन आपने आके कह दिया अशराफिया ने लॉकडाउन कर दिया, अब अल्लाह जाने ये अशराफिया कहाँ से आ गए। ठीक शिजा, आपका पॉइंट आ गया। मैं चौधरी मंजूर साहब से उनका वर्जन ले लूँ। चौधरी साहब, शिजा फातिमा कहती है कि एक तो लॉकडाउन जैसा होना चाहिए था वो नहीं हुआ, फिर उस लॉकडाउन के अंदर जो काम करने चाहिए थे वो नहीं किए, और अभी भी जो है ना वो क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है। वो ठीक फरमा रही है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक किस्म के वो हुक्मरान है दुनिया के अंदर जो इस किस्म की बातें करते हैं, ट्रंप से लेकर इमरान खान तक, मोदी से लेकर बोरिस जॉनसन तक, और दूसरे जो ह्यूमनिस्ट है जिन्होंने इंसानी पहलू को सामने रखा वो लोग हैं। उसमें स्कैंडिनेविया के वो 4 ममालिक हैं, उसमें यूरोप के कई और ममालिक हैं, उसमें न्यूजीलैंड है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें ताइवान है और उसमें सबसे बढ़कर वियतनाम है। अब वियतनाम जो है उसको अगर आप देखें, बाकी मुल्कों की बात करेंगे तो ये फौरी तौर पर कहते हैं कि नहीं हम कोई न्यूजीलैंड तो नहीं है जी। लेकिन वियतनाम 10 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान जैसे मुल्क है, पाकिस्तान जैसे हालात है, वहाँ को बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 300 केसेस आए, क्योंकि 3 जनवरी को अनाउंसमेंट होती है और 5 जनवरी को वो मैयस ले लेते हैं और उसके बाद लेना शुरू कर देते हैं, वो लॉकडाउन कर लेते हैं। यहाँ पे तो एक दिन लॉकडाउन हुआ नहीं, इस पे होने नहीं दिया इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने। सिंध ने पहले पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे इकट्ठा किया, राजी किया, उन्होंने वो तोड़वा दिया, फिर उलमा को राजी किया, इकट्ठा किया, एक कंसेंसस बनाया, उन्होंने वो तोड़वा दिया, फिर इनको बुलाया सबको, वो तोड़वा दिया, जो कारोबारी लोग हैं उनको इकट्ठा किया, फिर ट्रांसपोर्टर्स को इकट्ठा किया, सबको एक एक करके पीटीआई के लोगों ने वहां पे उनके साथ मीटिंग्स की, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और आज नतीजा क्या है, होगा क्या। अब ये इस तरफ बढ़ रहे हैं कि ये सिस्टम जो है, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं वो चौक हो गया है। आप ये एमसीओसी के अंदर बैठाना ही आपको एक्सपर्ट्स को चाहिए था, डॉक्टर्स को बैठाना चाहिए था। पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी वो सीसीआई के अंदर बैठती, जो एक सियासी इदारा है जिसका कोई मुतबादल एक मौजूद तगड़ा एक फोरम है। ठीक, तो सीसीआई में जो फैसले होते हैं उसके सब पाबंद होते। अब मुझे नहीं लगता ये जिस तरफ हमने तबाही भी कर लेनी है, मुईशत भी खराब हो जाएगी, वो तो हुई पड़ी है, पहले भी खराब थी। जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी बहुत खराब है, जो मईशत के जो नंबर जो आज स्टेट बैंक की रिपोर्ट है वो भी बहुत ज्यादा जी, वो तो पहले ही खराब थी। अब इनको बहाना मिला है कोरोना का, लेकिन कोरोना भी कैसे ये इसको कर पाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये वो ये बात होगी, अब 100 जूता भी हमने खाना है और 100 प्याज भी, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक अब जूते जरा ज्यादा कर ले। अभी आज जो पंजाब की लाहौर की रिपोर्ट आई है जी, वो 6 लाख से जी 6 लाख से ज्यादा। अच्छा, दूसरी यही बात 6,70,000 से। तो एक बात मुझे कहनी है, मेरा ख्याल है अभी भी अगर हम 4 शहरों को लॉकडाउन करें, अगर सारी जगहों को नहीं भी करना तो 4 शहरों को जरूर करें, जिसमें कराची है, लाहौर है, पेशावर है, कोयटा है। ठीक, इनको फौरी तौर पर ये एपी सेंटर्स बन चुके हैं, यहाँ से लोग निकल कर बाहर जा रहे हैं। ठीक, तो उसके नतीजे में फैल तो चुका है इससे जो लोग बाहर गए। अब तो वो वही मैं डॉक्टर रमेश साहब के पास, डॉक्टर रमेश साहब, चौधरी मंजूर साहब ने जो फरमाया कि 100 प्याज और 100 जूते वाला हिसाब किताब है। 92% हमारी जो अब ये जो फैलाव है वो लोकल ट्रांसमिटेड है, बाहर वाला तो मामला ही ख़त्म हो गया। अब ये जिस तेज़ी से 6,70,000 की आज लाहौर की रिपोर्ट है, इस तरीके से बलूचिस्तान के ऊपर भी ये है कि गुज़िश्ता 11 दिनों में कम से कम
400 से ज़ायद ऐसे केसेस हैं जो कि सस्पेक्ट है कि कोरोना की वजह से हुए हैं, लेकिन चूंकि लोग बताते नहीं हैं, सिम्टम्स वही हैं, सारी चीज़ें, उनके टेस्ट नहीं हुए हैं, तो ऐसी बहुत सारी डेथ हो रही हैं गांव देहातों में, रिमोट एरिया के अंदर, जो कि मालूम नहीं हो रहा कि ये कोरोना की हैं या नहीं है, लेकिन ख्याल ये है कि ये हो सकती हैं। तो ये तो अगर आगे जाके 2 हफ्ते के बाद हमारा डेथ टोल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर हम खड़े हुए कहाँ होंगे? फिर हम सोचेंगे कि नहीं अब लॉकडाउन करें, तो फिर तो लकीर पीटने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। देखें, पहली चीज तो ये कि कोविड के अंदर 80% विदाउट सिम्टम्स है, 15% विद सिम्टम्स है, 5% सीरियस लोग हैं। ठीक, 5% जो सीरियस है वो पहले इन्फेक्टेड है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे और किसी इन्फेक्शस डिजीज में हो या कैंसर में हो। फिर उनके लंग्स के ऊपर जब प्रेशर आता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, वो हाई रिस्क पे होते हैं। ठीक। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आदमशुमारी में से कितने लोग वैसे नॉर्मली रोजाना डेथ होते हैं? वो आपके इल्म में है? अगर आप डेटा को लें जी, अगर हम इसको इससे मिलाएंगे कि भाई कोई इतने लोग 470, एक कुछ रिपोर्ट ठीक, पहले एक मर्तबा आई थी कि फैसल ईदी की तरफ से आया कि भाई पंजाब से मैं रोजाना लाशें उठा रहा हूँ, जना हॉस्पिटल में इतने लोगों की मैंने लाशें उठाई है, इस तरीके से डेथ हुआ नॉर्मल डेज के अंदर। क्योंकि मैं खुद जना हॉस्पिटल में यहाँ पे पढ़ा हूँ, NICUD के अंदर आप जहाँ पे जो कार्डियो वार्ड है, अगर आप बैठे हैं तो आपको थोड़ी देर के बाद वहां पे आपको एक डेड बॉडी मिलती है। सही, थोड़ी देर के बाद वो मिलती है। नॉर्मली भी ये चीजें होती है। ठीक। तो कोविड जो है वो एक वायरस जरूर है, मगर कोविड के अंदर विद SOPs चला जा सकता है। और वो SOP की इम्प्लीमेंटेशन किसकी जिम्मेदारी है? वो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रही बात चौधरी मंजूर साहब की, हमेशा बात जो है ना, उस बातों में वजन होता है, मगर उनके भी सारे पहलू को देखा जाएगा। देखना चाहिए कि एक तरफ जो 4 मेजर सिटी हैं, जो चारों प्रोविंशियल कैपिटल को चलाते हैं जी, और जो फेडरल कैपिटल को, कराची जो है फेडरल क्या पूरे पाकिस्तान के पहिए को चलाता है, ठीक। क्या ये मतलब 4 कैपिटल को चलाने वाला और 5वां पूरे पाकिस्तान के पहिए को चलाने वाला, क्या ये चीजें इस वक्त अगर हम शटडाउन की तरफ जाते हैं, क्या ये इम्प्लीमेंटेबल है? क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है? मैं समझता हूं आज ये चीजें बहुत डिफिकल्ट मराइल में पहले ही हम दाखिल हो चुके हैं। और इस वक्त वो एक तरफ बिल्कुल सही बात है कि अगर बिग सिटी को अगर हम एक तरफ आइसोलेट अगर कर दें तो फिर बहुत ज्यादा इसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। क्योंकि देहातों में और यहाँ पे क्योंकि लोकल ज्यादा ट्रांसमिशन यहाँ पे है, मगर ऐसे भी नहीं है, सक्खर से भी है, सांगर से, हर जगह पे थोड़े थोड़े बहुत। मैं समझता हूँ आज हमारे पास जो हल है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध भी समझ गई, फेडरल गवर्नमेंट भी समझ गई, सिर्फ SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन है। SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंट करें और पावर जरूर दें। ये नहीं कि आप AC को, DC को पावर ही नहीं हो, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सके, किसी के ऊपर पेनल्टी नहीं डाल सके, ये चीजें होनी चाहिए। कोई गाड़ी के अंदर अगर 5 बंदे बैठे हुए हैं, इन चीजों को हमें देखना। जैसे अभी शेख रशीद साहब की आपने क्लिप सुनाई कि शेख रशीद ने नहीं, उस लास्ट प्रोग्राम में सुनी कि शेख रशीद ने कहा कि हम 60% जो है वो ट्रेनें चलाएंगे, 40%। अब उन चीजों को इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि लोग कैसे बैठे हैं, लोग नहीं बैठ रहे हैं। असेंबली के अंदर है। ठीक डॉक्टर साहब, आगे मैं जरा, मेरी बहन बैठी है जी, आप पूछोगे हम लोग जब बैठे थे, मैंने कहा यहाँ तो SOPs कोई नहीं मान रहा है। सारे लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी में, एक की बात नहीं करा, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग साथ में जाके बैठ गए। ये प्रैक्टिस जो है हमेशा बड़े से शुरू होगी, तब ये जो है वो। शीजा साहिबा, जब लॉकडाउन जो था, जो कि एक ब्रॉडर अम्ब्रेला है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, तो ये SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ये गवर्नमेंट्स जो हैं वो हमारी इतनी इम्पावर है, इतनी इफेक्टिव हैं कि वो SOPs पर अमल दरामद करा सकती हैं? देखिए, बात ये है तारिक साहब कि इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ना होना किसी भी चीज़ की एक गवर्नेंस का फेलियर है। और ये फेलियर में आज से नजर नहीं आ रहा। पिछले 20 महीने से हमने एक इकोनॉमिक कोलैप्स देखा है, माशी तबाही देखी है इस मुल्क के अंदर। कोरोना से पहले की बात ही मैं कर रही हूँ। 1.9% पे 5.8% से हमारा GDP आ गया था। आज अगर हमने खाली सस्टेन भी किया होता तो हमारे पास इतना फाइनेंशियल कुशन होता कि हम लोगों को थोड़े अरसे के लिए राशन प्रोवाइड करते रहते, बेसिक राशन देते, और उसमें हम लॉकडाउन करके ट्रेसिंग करते जब कम लोग थे और उनको आइसोलेट करते। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हम
चंद शहरों को आज अगर हम बंद कर दें, इसी तरह हम तब इतने चंद लोग थे कि हम चंद लोकेलिटीज को बंद कर सकते थे और फिर हम इसको कंट्रोल कर सकते थे। सबसे पहले तो हमें बॉर्डर्स बंद करने चाहिए थे। अब ये पीछे की बात रह गई है, लेकिन इससे जो है हमारे मुल्क की कीमती जानें लोगों की गई हैं। तो लेकिन इसलिए हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमने बॉर्डर्स भी बंद नहीं किए, हमें पता था कोरोना बाहर से आ रहा है, हमसे सावधान हैंडल नहीं हुआ, लोग वहाँ से भाग गए, हज़ारों की तादाद में आपसे ट्रेस नहीं हुए। उम्रे से लोग जो वापस आए, ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन है इसलिए इनका नाम लिया जाता है, जो वापस आए उन पर कोई पाबंदी नहीं। एयरपोर्ट पे जब वो आ गया पाकिस्तान में, लोकल ट्रांसमिशन शुरू हो गई, फिर भी आपने लॉकडाउन नहीं किया। अब देखें क्यों नहीं हो रहा, ये इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि वजीर आजम साहब इस वक्त पॉपुलर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, राइट डिसीजन नहीं लेना चाह रहे पहले दिन। लेकिन खुदा ना खास्ता ये खुदा ना खास्ता अगर पेशेंट बढ़ते हैं, डेथ बढ़ता है, हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन पड़ता है, तो यही पॉपुलर डिसीजन जो है ना एडवर्स हो जाएंगे। मैं बताती हूँ, देखिए ये कल को आके एग्जैक्टली जो भी रमेश कुमार साहब ने बात की यही करेंगे। वैसे भी तो लोग मर ही रहे थे, वैसे बुखार से भी तो लोग मर रहे थे, फ्लू से भी तो लोग मर रहे थे, मलेरिया से भी तो लोग मर रहे थे, तो कोविड तो एक और वायरस था, उससे भी लोग मर गए। ये इनकी नॉन सीरियसनेस है जो लोगों में इंस्टिल हुई है और लोग इस चीज को सीरियस, कोई इसको कॉन्स्पिरेसी कहता है, कोई कहता है डॉक्टर्स जो आपको जान के वेंटिलेटर पे पैसे बनाने के लिए डाल रहे हैं। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल अटैक हो रहे हैं क्योंकि हमारी हाईएस्ट लेवल पे सीरियसनेस नजर नहीं आती। ठीक चौधरी मंजूर साहब, ये जो बात है पॉपुलर डिसीजन वाली, ये अगर एडवर्स होती है, सिचुएशन वर्स्ट होती है, तो ये तो पॉपुलर डिसीजन उलट होंगे, ये तो सियासी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ग्रीन टी नहीं, देखिए मैं आपको एक गुजारिश करूं, मेरा सिर्फ इशू ये था जो मैंने आज सजेशन दी है, ये मेरी जाती है, मेरी पार्टी की नहीं है। ठीक बात। लेकिन इसमें मैं गुजारिश करूं, इस मुल्क के 2-3 अलमिए हुए हैं कोविड से। पहली तो बात, डॉक्टर साहब डेथ्स होती हैं, डेथ शायद इससे ज्यादा जो है पाकिस्तान में एक्सीडेंट से लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ खुद मरते हैं, ये साथ दूसरों को भी मारता है। अलमिया इसका ये है कि एक बंदा खुद तो जा ही रहा होता है लेकिन सारे खानदान को, मिलने वालों को, दोस्तों को, सबको मारता है। ठीक। अच्छा, उसमें ये है कि अगर ये पहले ही लॉकडाउन, पहले तो हमने गलतियां की एयरपोर्ट के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, तबलीगी इज्तिमा के ऊपर, ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे तकसीम किए उसके ऊपर, ये हम गलतियां ना करते तो शायद ये सूरत हाल ना बनती। नंबर 1। नंबर 2, फिर हो गया, चलो हो गया जो, फिर लॉकडाउन था, अगर वज़ीर आज़म सीरियसली तो 3 हफ्ते का लॉकडाउन होने देते, जो कि लॉकडाउन होता तो उसमें टेस्टिंग होती, ट्रेसिंग होती और फिर आइसोलेशन होती, तो शायद हम किसी हद तक कंट्रोल कर लेते। सही। अब भी मैं जो बात सजेशन दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब मेरी बात से इत्तेफाक करें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखिए, ये हब जरूर है, अगर ये मुआशी हब है तो ये इस वक्त कोरोना के भी हब्स बन चुके हैं। अब आपने बचाना है, हम इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, प्रेपरेशन के साथ बेशक करें, 2-4 दिन लेकर इसकी तैयारी की जाए और उस तैयारी के बाद इन 4 बड़े शहरों को बंद किया जाए और उसमें मैसिव टेस्टिंग की जाए, ट्रेसिंग की जाए, आइसोलेशन की जाए और उसके बाद 14 दिन के बाद आप देखेंगे कि बड़ी हद तक चीजें जो है वो नीचे आ जाएगी और फिर उसके बाद आप SOPs के साथ खोलें। ठीक। हाँ, जहाँ तक ये है कि आप उसको कराची है, वो उसका बाहर से रास्ता आता है, वहाँ पे लोग जाएं, पोर्ट पे जाएं, पोर्ट को कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं, खाने पीने के ऑपरेशंस आपको पूरा मैकेनिज्म बना लिया जाए। आप कहते हैं कि तमाम चीजों बना के इन 4 शहरों को बंद करें, वरना ये जो तबाही हो रही है, ये एक बहुत बड़ी बर्बादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा था हर 10 दिन के बाद, सिर्फ मई के अंदर आप जरा देख लें, हम 20,000 से 70,000 पे गए जी, 50,000 का इजाफा है, 1000 डेथ से ज्यादा का इजाफा है, 1100 से ज्यादा डेथ और कितनी लाशें चाहिए हमें फैसला करने के लिए। ठीक। डॉक्टर चलो डॉक्टर साहब सिर्फ इतना बता दें, फैसला है क्या? ठीक डॉक्टर साहब, बोल दे सारा। ठीक डॉक्टर साहब, मैं कोई फैसला ही नहीं है, एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद जो चौधरी मंजूर साहब का है कि भी फैसला है क्या, इस पे भी बात कर लेते हैं। और जो डॉक्टर चौधरी मंजूर साहब ने एक बात कही थी कि मईशत का तो पहले ही भट्टा बैठ रहा था, इस कोरोना की वजह से बहुत सारे बहाने मिल गए और बहुत सारी कमजोरियां इस कोरोना में छुप गई हैं। इस पे बात कर लेंगे एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी मंजूर साहब, शेजा फातिमा साहिबा और डॉक्टर रमेश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से कबल गुफ्तगू कर रहे थे, चौधरी मंजूर साहब ने सवाल उठाया, डॉक्टर रमेश साहब फैसला है क्या? और दूसरी बात यह है कि मईशत पहली डामाडोल थी, कोरोना ने आपको मौका दे दिया कि आप बहुत सारी कमज़ोरियाँ कोरोना के खाते में डाल दें। चौधरी मंजूर साहब और कमरजमान कायरा साहब जो ना, ये दो बंदे ऐसे हैं, मीठे मीठे अल्फाजों में बहुत कुछ कहे जाते हैं और मैं भी मीठे मीठे अल्फाजों में इनको भी जवाब दे दूंगा। बात सिंपल में ये है कि पाकिस्तान की मईशत कब से खराब है, आज से खराब है या पहले से खराब है? पाकिस्तान की हेल्थ फैसिलिटी कब से खराब है, पहले से खराब है या आज से खराब है? ये चीजें अवेयरनेस एजुकेशन कब से है? 3 मरतबा दूसरी भी हुकूमत रही है। मैं ये नहीं मानता, अभी भी नहीं कहता कि भाई हमने 2 साल के अंदर कोई अप टू मार्क ऐसा काम कर दिया है कि अब हमारा इनके ऊपर क्रिटिसाइज करने का हक बनता है। नॉट एट ऑल। मैं नहीं समझता कि आज भी हमारी कोई पोजीशन इतनी अच्छी हो गई है। मैं आज भी खुर्रम जमान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीपुल्स पार्टी के खिलाफ, मैं उसके खिलाफ हूँ कि भाई आप इस तरीके की क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? एक मैंडेट जिस गवर्नमेंट को मिलता है वो उसको टाइम पूरा होना चाहिए। अगर वहां पे कोई कमी पेशी है तो आप रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ आप बढ़े। तो ये चीज मैं सेम मैं फेडरल गवर्नमेंट में भी चाहता हूं कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट बनी हुई है तो आप वहां पे भी ये मैंडेट, अगर आप पीटीआई की गवर्नमेंट को कहेंगे कि ये हाथ से बनी हुई है, पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट को कहेंगे कि ये हकीकी मैंडेट से बनी हुई है, तो ये चीजें नहीं चलेगी। डायरेक्शन एक होगा। यानी ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हकीकी मैंडेट से बनी, ना पीटीआई की हकीकी मैंडेट से, दोनों हकीकी मैंडेट से बनी हुई है। अच्छा, हर हुकूमत मैं देखो, मैं 2002 से मुख्तलिफ हुकूमत में, मुझे हर हुकूमत का पता है। ठीक, हर हुकूमत का पता है कि कैसे हुकूमत बनी है या कैसे नहीं बनी है, कौन सी सीटें आ रही है। ये हकीकी मैंडेट डॉक्टर साहब तंजन तो नहीं कह रहे आप, या मतलब उसके ट्रू स्पिरिट में कह रहे हैं? देखे, मैं हमेशा ये सीखा हूं कि बड़ों से भी और अपने मजहब से भी, और मैंने मदीना रियासत के ऊपर भी रिसर्च की हुई है। मैं समझता हूं कि बुरी चीजों को जो है वो आप जबान पे नहीं लाया करें, अच्छी चीजों को इम्प्लीमेंट किया करें, अखलाक के साथ आगे बढ़ा करें। आप एक दूसरे को तजावीज दें। आप अगर पीपुल्स पार्टी खराब कर रही है, पीटीआई को यहाँ पे तजावीज देनी चाहिए। इसी तरीके से अगर पीटीआई वहां पे खराब कर रही है तो पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन को इस तरीके से सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। क्रिटिसाइज ना करें, सजेशन दें। दूसरी, चौधरी साहब ने बात की कराची की, देखे वो चीज मुमकिन नहीं लगती। अगर ये चीज मुमकिन है तो पहले तो मुराद अली शाह साहब को, आज जो इजलास हुआ सेंट्रल कमेटी का, मुराद अली शाह साहब वहां पे मौजूद थे, वो वहां पे प्रोपोजल रखते। जैसे हमेशा वो कहता है कि भाई मैंने लॉकडाउन का प्रोपोजल दिया और मेरी पॉइंट्स के ऊपर 98% फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ने इंडोर्स किया। तो आज चौधरी साहब पहले मुराद अली शाह साहब को व्हाट्सएप पे एक मैसेज करता, उसको कहता कि मेरा ये प्रोपोजल है। जो मुराद अली शाह वो प्रोपोजल एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये कराची का जो इस वक्त जो टर्माइल है वो सिंध को भी खराब कर रहा है और पाकिस्तान को भी खराब कर रहा है। मेरी कंपेरिजन ये है कि यहाँ पे मुआशी हालात से ज्यादा यहाँ पे कोविड जो है कराची को नुकसान देगा। मेरी रिपोर्ट ये है, क्योंकि प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है। वो अगर लेके आते, वो डिस्कस होती, फेडरल गवर्नमेंट उसको डिनाई करती, तो आज मैं चौधरी मंजूर साहब से बिल्कुल कहता कि उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव का जो राइट था 18th अमेंडमेंट के बाद, और उस राइट देखें, फेडरल गवर्नमेंट अपना व्यू जरूर दे सकती है डॉक्टर साहब, लेकिन वो कहते हैं कि हम भी आइसोलेशन में, सिंध वाले जो है ना, वो कहते हैं हम आइसोलेशन में नहीं, हम चाहते हैं कि विफाक फैसला करे, ओनरशिप ले। नहीं, ये नहीं है। मैं यहाँ पे सिंध में बैठा हुआ हूँ, रोजाना दोस्तों से मिलता हूँ, यहाँ पे सारे पीपुल्स पार्टी वाले दोस्त से सारे मिलते हैं। वो खुद कहते हैं कि इस वक्त इस कोविड की सिचुएशन में लॉकडाउन मुमकिन ही नहीं है, और स्पेशली कराची वगैरह में। अब वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाथ बांधे हैं कि एसीडीसी जो है वो चालान नहीं कर सके, एसपी काम नहीं कर सके, उनको पावर होना चाहिए कि कम से कम एसओपीज के हवाले से वो इम्प्लीमेंट करा सके। ठीक, इम्प्लीमेंट करा सके। सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तो कम से कम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर जाने से पहले
आदमी को वो मानना अच्छा चाहिए। चले, ये कि जब मेरी चौधरी साहब की responsibility क्या थी। चौधरी साहब की बात आती है उनसे लेते हैं। शिजा ये कहते हैं कि सजेस्टिव होना चाहिए, सजेशन दें, सिर्फ आप क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, अच्छी तजावीज दें, हम साथ चलते हैं काम करने को। देखिए, दो तरह की क्रिटिसिज्म होती हैं। हम में से कोई भी मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होता है वही सजेशन होती है। आपकी गलतियां पॉइंट आउट करेंगे तो आप उनको दुरुस्त करेंगे ना। ठीक। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम आपके गुण गाते रहें और आप सजेशन। तो शहबाज शरीफ साहब जिस दिन लैंड किए थे उन्होंने इतना लंबा खत लिख के सजेशन दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सजेशन दी थी कि ये आप इकदाम उठाएं, फाइनेंशियली आप इंटरेस्ट रेट कम करें, इन्फ्लेशन को नीचे लेके आएं, पेट्रोल की प्राइसेस गिराएं और उससे जो है वो आपका मईशत चलेगी, उससे जो आपको बचत होगी पैसों के उस मद में, आप उसको फाइनेंशियल कुशन यूज करें। यही सजेशन है ना। और हम किस जुबान में इनको सजेशन दें तो इनको समझ आ सकती है। इन्होंने सजेशन लेनी ही नहीं है। वजीर आजम अगर सजेशन लेने में सीरियस होते तो वो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को बिठाते और बात करते। उन्होंने एक मीटिंग की है, 10 मिनट बाद अपना खिताब करके उठ के चले गए। तो ये हमें इस तरह की बातें ना सुनाया करें, क्योंकि हम पहले दिन से इनके साथ टेबल पे बैठने को तैयार थे। और इन्होंने जिस तरह ये हुकूमत चलाई है और इस मुल्क को डिवाइड किया है, पाकिस्तान की तारीख में कभी मुल्क इस तरह नहीं चलाया गया। आज जब कोरोना की वजह से लोगों की डेथ्स हो रही हैं, हम बिल्कुल इन पे तनकीद करेंगे, हम सवाल उठाएंगे, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हमारे हजारों लोग यहाँ पे जो है वो मौत के किनारे पे खड़े हुए हैं। हमें बताएं कौन रिस्पॉन्सिबल है बॉर्डर्स को ना लॉक करने का। हमें बताएं, वजीर आजम खुद कहते हैं लॉकडाउन नहीं करना, जबकि WHO कहता है लॉकडाउन करें। हमें बताएं कि कौन जिम्मेदार है। जो डॉक्टर्स, परसों 5 डॉक्टर्स जान गंवाए हैं, कल 3 डॉक्टर्स जान गंवा चुके हैं। हमें बताएं उनकी सिक्योरिटी किधर है। यहाँ पे डॉक्टर्स को आप डंडे मार के जेल में तो डाल रहे हैं, लेकिन जब वो अपना राइट मांगते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मांगते हैं, सड़कों पे आते हैं, आप उनको उठा के जो है वो उठाना शुरू कर देते हैं। अब जब वो जान, अगर हमारे डॉक्टर बचेंगे, आप मुझे बताएं हमारे पल्ले बचता क्या है? बिल्कुल। मतलब रोजाना की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं। चौधरी मंजूर साहब, ये अपोजिशन की जो तजावीज़ हैं, हुकूमत उसे सियासत समझती है? काश हुकूमत सियासत उसको समझती या सियासत को ही समझती तो शायद आज हम इन हालात से दो चार ना होते। देखिए, दो बातें हैं। डॉक्टर साहब हमारे भाई हैं, हमारा बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है। मैं बिल्कुल उनकी बात को मैंने फौरी तौर पर तस्लीम कर लिया। मैं अभी मुराद अली शाह साहब को मैसेज करने लगा हूँ कि ये वो कल तजवीज़ दें। मैं अपनी तरफ से उनको तजवीज़ दे रहा हूँ। आगे वो मानते हैं या वो पुट करते हैं या नहीं करते, ये दूसरी बात है। लेकिन देखिए, पिछले साल जरदारी साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था कि ये एक जो टिड्डी दल का हमला है, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। पता पूरे साल में आज फिर जून आ गया है, क्या किया इन्होंने। अब कोरोना के बाद दूसरी आफत जो आई है, उसमें से 25 से 30% हमारी फसलें वो खा जाएगा, जो अभी तक रिपोर्ट है। दूसरी बात यह है कि अगर ये अमवात बढ़ती है, जो कि बढ़ती ही चली जा रही है, हमारा सिस्टम चोक हो जाता है, तो बताइए कोई प्रेपरेशन इन्होंने की थी? कोई प्रेपरेशन नहीं की थी। तीसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की थी। डॉक्टर साहब की मेहरबानी कि उन्होंने उसको कहा, शहरियार को क्या नाम उसका, इनका जो आदमी है उसको, कि ये ना करे। तो वो तो कल असद उमर साहब ने भी, मैं सुन रहा था, कहा कि वो तो नॉनसेंस है जो बात वो कर रहा है। नॉनसेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये डॉक्टर साहब जरा जो 11 रिपोर्ट्स आई हैं वो तो पढ़ लीजिए इस गवर्नमेंट के मतलब। चलो इकोनॉमी के मतलब तो छोड़ देते हैं। जो वर्ल्ड बैंक ने कहा, जो IMF ने कहा, करप्शन पे ले लें, 117 से 120 पे चला गया है पाकिस्तान। डेमोक्रेसी को ले लें, वो 108 से 112 पे चला गया है। ह्यूमन राइट्स का हमारा कोई नंबर ही नहीं आया। जो बाकी चीजें हैं एक एक करके आप देख लें, 11 रिपोर्ट्स आई हैं इनके खिलाफ, और वो सब इत्तेफाक से कोरोना में छुप गई। वो तो 2019 की सारी रिपोर्ट्स है। ये जनवरी के अंदर जो साल के खत्म होने पे जो रिपोर्ट्स आती है, उनको जरा मुलाहिजा फरमा ले। सारी जगहों पे आप नीचे गए हैं, और अगर आप नीचे गए हैं तो फिर कैसे आप दूसरी गवर्नमेंट्स को ब्लेम करेंगे? अभी ये चीनी का ले लें। चीनी पे देखिए, ये मैं तो बड़ा सिंपल है। एक तरफ ये है कि चीनी की कीमत बढ़ी है, मैंने इस रिपोर्ट को चाटना है। अगर चीनी की कीमत में कमी नहीं होती तो मैंने क्या कर रहा है इस रिपोर्ट को?
जो लोगों की जेबों से निकल रहा है पैसा, सही 300 अरब रुपया, मुझे अगर उन लोगों की जेबों पे जो डाका डाला गया उसका कोई फायदा नहीं है तो मुझे क्या करना है। और आप बार बार कह रहे हैं कभी शाहिद खान को कभी मुराद अली शाह को, एक फैसला कर लें। अगर तो सब्सिडी देने वाले मुजरिम है तो सबको पकड़ लीजिए, बाकी लोगों को गिरफ्तार किया ना। ओमनी वालों की तो पहले हो चुकी, जीआईटी बनी, उस पर रिपोर्ट आ गई, सारा कुछ हो चुका, आप गिरफ्तार कर लीजिए, चीनी की कीमत नीचे ले आइए। और अगर लेने वालों का जुर्म है तो लेने को पकड़ लीजिए, ना लेने वालों को पकड़ा जा रहा है। आप कोई क्राइटेरिया बना लें, आप ये कहते हैं कोई एक क्राइटेरिया जो मर्जी बना ले जी, उससे जो एक फैसला कर ले शुरू। लेकिन डॉक्टर साहब एक गुजारिश मेरी है, शुरू अब आपको हुकूमत से करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि आपने खुद कहा था कि अब जो भी होगा एहतसाब उसका सिलसिला हमसे शुरू होगा, ठीक, तो शुरू इधर से करें। चौधरी मंजूर साहब, मैं आपकी बात से एग्री हूँ जी, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। मैं समझता हूँ पहले जो है वो काम, ये आखिरी पैगंबर ने भी कहा था जब वो मीठे की नसीहत लेने के लिए पहले मीठा खुद छोड़ा, फिर तो पहले खुद छोड़ा और फिर ये हर मजहब भी ये नसीहत करता है, ये इंसानियत भी नसीहत करता है। मैं समझता हूँ ये पहले पब्लिकली ये रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं होती थी, अभी रिपोर्ट जब पब्लिक हुई है तो हम चाहें या नहीं चाहें, ये मीडिया का प्रेशर हो या हमारी विल हो, मगर ये चीजें वक्त आएगा ये साबित करेगा कि खान साहब इस के ऊपर जाएगा। डॉक्टर साहब एक फिक्रा सिर्फ सुन ले, आपने इसको वोट किया था 2017 के अंदर कि आइंदा जो भी रिपोर्ट होगी वो पब्लिक होगी। आप जरा वो मुझे याद है आपने खुद ऐसे बहुत मर्तबा पाकिस्तान के अंदर कानून बनते हैं मगर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि फिर उसको किसी न किसी तरीके से लैंगरान किया जाता है, मगर इसको लैंगरान नहीं किया गया। स्पेशल कैबिनेट कमेटी की मीटिंग बुलाई गई और ये पब्लिक की गई, तो इन चीजों को आप अप्रिशिएट करें। ये नहीं देखा गया कि इसमें राइट लेफ्ट कौन से बंदे हैं। वो कहते हैं बाकी लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, अपोजिशन वाले, अभी इतने नाम आ गए किसी गिरफ्तार करना नैब के रेफरेंस के बाद की बात होती है। नैब अब इस चीजों को देखेगी कितने गिरफ्तार, नहीं ये शाहिद खान साहब का रेफरेंस बाद में बना, पीएमएलएन के कितने लोग हैं जिनके रेफरेंसेस पहले बहुत इनिशियल स्टेजेस में वो मैं समझता हूँ इंक्वायरी लेवल के ऊपर, चाहे शाहिद खान अब्बासी हो, चाहे मीर शकील रहमान हो, चाहे कोई और हो, इंक्वायरी लेवल के ऊपर मैं नहीं समझता हूँ कि किसी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक, इन्वेस्टिगेशन हो, ये तो अब रिपोर्ट आ गई ना, अब तो इसके बाद तो गिरफ्तारी जिसके नाम है वो कहते हैं कोई एक क्राइटेरिया बना लें। बहुत सारे लोगों के रेफरेंस फाइल हो गए, उनको फिर भी गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा, अब मैं नाम लेकर बताऊं सारे। चले, देखिए जो भी है वो होना चाहिए। चले, उधर आपकी उंगली, उधर आपका क्रिटिसिज्म बनता है, उसको कम से कम मेरे जैसे बंदे डिफेंड नहीं करेंगे जी। शीजा कंक्लूड नहीं बोलेंगे हमेशा आप डॉक्टर साहब, आप हमेशा बात करते हैं। शीजा कंक्लूडिंग आपका जी रिमार्क्स प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। शीजा आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, अगर आप अपने लास्ट कमेंट दे दें तो फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करें। जी बात यह है कि जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उसके अंदर इमरान खान साहब का नाम ही नहीं है, जो सोल रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने इजाजत दी एक्सपोर्ट की, जिसकी वजह से बहरान पैदा हुआ, कीमतें ऊपर गई और लोगों का 100 अरब रुपया चीनी मालिकान की जेब में गया। वो चीनी मालिकान जो उनकी पार्टी को फंड करते हैं, जिस पार्टी फंडिंग का केस आज भी कोर्ट में चल रहा है, और ये उसकी स्टे ऑर्डर लेते हैं और उसके लिए प्राइवेसी जो है वो सीख करते हैं कि इन कैमरा हेयरिंग की जाए, पब्लिक में की जाए। तो ये बड़ा लंबा एक चक्कर है इमरान खान साहब को छुपाने के लिए, जो आपने ये रिपोर्ट शाया कर दी है, जिसमें आप 3-4 लोगों को अंडर द बस तो कर देंगे, फेंक देंगे, लेकिन बात यह है कि आप असल कल्प्रिट का तो आपने नाम ही नहीं लिया। साहब तो बाहर निकल गए, भाई फाइनेंस मिनिस्टर है पंजाब में। तो ये ड्रामे हैं पूरे सारे, ये लोगों को एक हद तक बेवकूफ बनाया जा सकता है। ये खुदारा अगर सीरियस है तो मुल्क को संजीदगी से चलाएं और मुल्क के लिए काम करें। मुल्क तबाही के जो है वो दहाने पे खड़ा है। अल्लाह मियाँ माफ करे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे हमें भी और हमारे मुल्क को भी, लेकिन हम इस वक्त हर किस्म के कर्ज से शिकार। जी शिदा, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी मंजूर साहब, डॉक्टर रमेश साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।